नमस्कार। आज हम एक ऐसे विशाल देश की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसका भूगोल उसकी कहानी का आप कह सकते हैं एक अहम हिस्सा रहा है। चीन। हाँ, बिल्कुल। रूस और अमेरिका की तरह चीन का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और उतनी ही विविधता भरी है इसकी जमीन। सही। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक दिलचस्प बात कहते हैं कि असल में एक नहीं बल्कि कई चीन मौजूद हैं। कई चीन। हाँ, जिन्हें वहाँ के भूगोल और उस पर इंसानी प्रतिक्रियाओं ने मतलब गढ़ा है। तो हाँ। आज का हमारा लक्ष्य है इस विशाल भूभाग और इसके इतिहास के ताने बाने को समझना। हाँ। ये देखना कि कैसे जमीन ने लोगों और उनकी किस्मत को शक्ल दी है। चलिए इस नक्शे को जरा खोलते हैं। हाँ, और शुरुआत शायद इस बुनियादी तथ्य से करनी चाहिए कि चीन का लगभग 2/3 हिस्सा पहाड़ी या उबड़-खाबड़ पठारी है। 2/3। हाँ, 2/3। इसका सीधा असर पड़ता है परिवहन पर, खेती पर। हाँ, दोनों सीमित हो जाते हैं। दोनों ही सीमित हो जाते हैं। लेकिन इन पहाड़ों का एक दूसरा पहलू भी है, पिघलती बर्फ। अच्छा। ये पानी का अहम स्रोत है और आज के जमाने में देखें तो पनबिजली का भी। हम्म। तिब्बती पठार, जिसमें तिब्बत और किंगहाई प्रांत आते हैं, वो हम्म। तो सबसे दुर्गम इलाका है। हम्म। और इन विशाल पहाड़ों के पूर्व में जो मैदानी और पहाड़ी इलाके हैं, वही चीन के परंपरागत कृषि प्रधान केंद्र रहे हैं। चीन के इस पारंपरिक भूगोल में एक बहुत स्पष्ट विभाजन नजर आता है, उत्तर बनाम दक्षिण। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये विभाजन मोटे तौर पर किनलिंग पर्वत श्रृंखला और यांगसी नदी से बनता है। उत्तर का इलाका पीली नदी यानी ह्वांगहे के प्रभाव क्षेत्र में आता है। ये नदी तिब्बत के पठार से निकलकर उत्तरी चीन के मैदानों से गुजरती है, जिसमें शांसी और शांगसी जैसे प्रांत शामिल हैं, जिन्हें अक्सर चीनी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ की एक बड़ी खासियत है लोएस्ट मिट्टी। लोएस मिट्टी। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। लोएस मिट्टी जो जो मूल रूप से आंतरिक मंगोलिया के रेगिस्तानों से हवा के साथ उड़कर आई बारीक, बेहद उपजाऊ धूल है। अच्छा। इसी मिट्टी ने हजारों सालों तक यहाँ स्थायी कृषि को संभव बनाया। लेकिन पीली नदी, जिसे चीन का शोक भी कहा जाता रहा है, हाँ, चीन का शो। वो सिर्फ वरदान नहीं थी। इसमें गाद की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ओहो, गाद। सदियों से जमा होती इस गाद ने नदी का तल आसपास के मैदानों से, आप सोचिए, कहीं कहीं 50 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचा कर दिया है। 50 मीटर? सच में? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, 50 मीटर। इसका मतलब तो ये हुआ कि नदी एक तरह से अपने ही बनाए ऊंचे किनारों के बीच बह रही है। हाँ, और जरा सी चूक या लापरवाही और भयानक बाढ़। बिल्कुल। इसीलिए नदी पर नियंत्रण रखना, मजबूत तटबंध बनाना और उनका लगातार रख रखाव करना, ये उत्तरी चीन में शासन का एक केंद्रीय काम बन गया। हाँ, ये समझ आता है। पारंपरिक समय में सोचिए, अगर कोई राजवंश इन विशाल बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को संभालने में नाकाम रहता तो नतीजे भयावह होते थे। फसलें तबाह, अकाल, बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान, और अक्सर इसी के चलते अशांति फैलती थी। किसान विद्रोह करते थे और कई बार तो राजवंशों का पतन तक। हाँ, राजवंशों का पतन तक हो जाता था। तो ये समझना दिलचस्प है कि कैसे इस नदी की प्रकृति ने शायद उत्तरी चीन में एक शक्तिशाली केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की जरूरत को बढ़ावा दिया होगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर मानव श्रम और संसाधनों को संगठित किए बिना नदी को काबू में रखना मुमकिन नहीं था। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है और उत्तर की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती थी। अच्छा, और क्या था? यहाँ बारिश दक्षिण की तुलना में काफी कम होती है। सूखे का खतरा हमेशा बना रहता है और खेती का मौसम भी छोटा होता है। हाँ। तापमान जल्दी गिर जाने के कारण मुख्य रूप से गेहूं, जई और बाजरा जैसी फसलें ही उगाई जा सकती थी। अच्छा, चावल नहीं? चावल, जिसके लिए बहुत पानी और लंबा गर्म मौसम चाहिए, वो यहाँ उगाना लगभग नामुमकिन था। वो मुख्यतः दक्षिण की फसल थी, है ना? चलिए, अब जरा उत्तर और दक्षिण के इस फर्क को और गहराई से देखते हैं। अगर उत्तर में पीली नदी तबा था, तो दक्षिण चीन की जीवन रेखा थी यांगसी नदी। हाँ। ये चीन की सबसे लंबी नदी है और ज्यादातर हिस्से में नौगम्य भी है। ये एक विशाल जलमार्ग प्रणाली बनाती है जो दक्षिण पूर्वी तट को अंदरूनी इलाकों से, खासकर दक्षिण पश्चिम से जोड़ती है। और दक्षिण का मौसम भी काफी अलग था। बिल्कुल। दक्षिण पूर्व में प्रचुर मानसूनी बारिश और उपजाऊ घाटियों ने चावल की गहन खेती के लिए आदर्श स्थितियां पैदा की। बिल्कुल। जहां उत्तर में साल में एक फसल मुश्किल से होती थी, वहीं यहाँ कई इलाकों में 2, यहाँ तक कि 3 फसलें उगाना संभव था। 3 फसलें?
जमीन का कितना फर्क है। बहुत ज्यादा। दक्षिण पश्चिम में सिचुआन बेसिन का भी जिक्र जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल, सिचुआन बेसिन ये अपनी नर्म और नम जलवायु के कारण एक बेहद उपजाऊ और घनी आबादी वाला कृषि क्षेत्र रहा है। सही कहा। और अगर हम और दक्षिण में जाएं तो नैनलिंग पर्वत श्रृंखला के पार का इलाका उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय। हाँ, जहां साल भर खेती हो सकती है। इसी पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में गुइजो और यूनान के पठारी प्रांत हैं, जहां की परिस्थितियां अलग जरूर हैं, लेकिन उनका भी अपना कृषि आधार रहा है। और दक्षिण पूर्वी तट पर बंदरगाह। हाँ, दक्षिण पूर्वी तट पर शानदार बंदरगाह भी थे, जहां समुद्री व्यापार होता था। लेकिन एक थोड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि पारंपरिक चीन कुछ दौर को छोड़कर ज्यादातर एक अंतर्देशीय सभ्यता ही रहा। अच्छा, मतलब समुद्र पर उतना ध्यान नहीं। हाँ, उसका ध्यान मुख्य रूप से अपनी जमीन और कृषि पर ही केंद्रित था। लेकिन ऐसा नहीं है कि दक्षिण हमेशा सुरक्षित रहा, मतलब प्राकृतिक आपदाओं से। नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तर की बाढ़ और सूखे के अपने खतरे थे, तो दक्षिण पूर्वी तट को अक्सर भयंकर तूफान, जिन्हें टाइफून कहते हैं, टाइफून, हाँ, और मॉनसून की जबरदस्त बारिश से होने वाली बाढ़ का सामना करना पड़ता था, जिससे भारी तबाही होती थी। तो ये कई चीन वाली बात यहाँ भी दिखती है। अलग भूगोल, अलग अवसर और अलग तरह की चुनौतियां। बिल्कुल। इसी भौगोलिक बुनियाद पर प्राकृतिक आपदाओं का साया भी हमेशा मंडराता रहा। हमने पीली नदी की बाढ़ और दक्षिण के तूफानों की बात की। हाँ। लेकिन इनके अलावा भी बहुत कुछ था। स्रोत बताते हैं कि भूकंप पूरे चीन में एक बड़ा खतरा रहे हैं। भूकंप तो कहीं भी आ सकते हैं वैसे। हाँ, लेकिन चीन में कुछ क्षेत्र ज्यादा संवेदनशील हैं। हाल के दशकों में भी हमने देखा कि कैसे बीजिंग के पास और सिचुआन में आए भूकंपों ने भारी तबाही मचाई। हाँ, सिचुआन वाला तो काफी भयानक था। और उत्तर में एक और मौसमी आफत है, वो धूल भरी आंधियां। हाँ बिल्कुल, आंतरिक मंगोलिया से आने वाली धूल भरी आंधियां, जो वसंत में पूरे उत्तरी चीन के शहरों को ढक लेती हैं। दृश्यता कम, सांस लेना मुश्किल। सही कहा। स्रोत तो टिड्डियों के दल, शिकारी पक्षियों और जानवरों जैसे जैविक खतरों का भी जिक्र करते हैं, जो फसलों के लिए नुकसानदेह थे। बाप रे। प्रकृति के साथ ये संघर्ष लगातार चलता रहा। और इस संघर्ष में इंसानी दखल ने क्या भूमिका निभाई? मतलब क्या हमने हालात और बिगाड़े हैं? हाँ, कई मामलों में। वनों की कटाई, खासकर पहाड़ी ढलानों पर और उत्तर में, ये मिट्टी के कटाव का बड़ा कारण बनी है। कटाव से तो फिर बाढ़ का खतरा? बिल्कुल। न सिर्फ बाढ़ का खतरा बढ़ा है, बल्कि मरुस्थलीकरण को भी बढ़ावा मिला है। गोबी रेगिस्तान का धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ना इसी का एक उदाहरण है। और आज के जमाने में, आधुनिक दौर में ये समस्याएं और जटिल हो गई हैं। कोयले पर भारी निर्भरता और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं ने उसने बीजिंग जैसे कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। हाँ, बीजिंग की हवा की खबरें तो आती रहती है। बिल्कुल। और जल प्रदूषण भी एक बड़ी चिंता है। कारखानों से निकलने वाले रसायन और बिना उपचार के फेंका गया मलमूत्र नदियों और झीलों को जहरीला बना रहा है। पानी की समस्या तो वैसे ही है। और ये समस्या उत्तर में और भी गंभीर है, जहां पीने लायक साफ पानी की वैसे ही कमी है। ये सवाल जरूर उठता है कि इन पर्यावरणीय चुनौतियों का चीन के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, खासकर जब संसाधन जैसे पानी इतने असमान रूप से बटे हुए हैं। ये तो हुई जमीन की बात, उसके संसाधनों और चुनौतियों की। लेकिन चीन की सीमाएं जो हम आज नक्शे पर देखते हैं, वो हमेशा ऐसी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना जरूरी है कि चीन का आकार और उसकी क्षेत्रीय हदें इतिहास में लगातार बदलती रही हैं। हाँ। आज का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, हान या तांग जैसे महान प्राचीन राजवंशों के चीन से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उदाहरण के लिए हान राजवंश लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं। हाँ, जिसे पारंपरिक रूप से चीन का स्वर्ण युग माना जाता है, उसका नियंत्रण आज के दक्षिण चीन पर पूरी तरह से नहीं था। इसी तरह तांग राजवंश 7वीं से 10वीं शताब्दी में, उसके समय भी आज के दक्षिण पश्चिम के कई हिस्से उसके सीधे नियंत्रण से बाहर थे। और कुछ क्षेत्र तो बहुत बाद में चीन का हिस्सा बने। हाँ, जैसे यूनान प्रांत 13वीं शताब्दी स्वतंत्र राज्यों का घर था। 13वीं शताब्दी तक। हाँ, और विशाल शिनजियांग क्षेत्र, जो आज चीन के क्षेत्रफल का लगभग छठा हिस्सा है, उस पर किसी चीनी राजवंश का स्थायी नियंत्रण 18वीं शताब्दी में किंग राजवंश के दौरान ही स्थापित हुआ। 18वीं शताब्दी में, यानी काफी हाल की बात है ऐतिहासिक पैमाने पे देखें। हाँ, बिल्कुल। तो रूस या अमेरिका के विस्तार के इतिहास की तरह ही चीन का अतीत भी काफी हद तक क्षेत्रीय विस्तार और एक तरह से कहें तो उपनिवेशीकरण की कहानी है। तो वे उन इलाकों में पहुंचे जहां पहले से गैर चीनी लोग और संस्कृतियां मौजूद थीं।
तो इस विस्तार का नतीजा क्या हुआ? क्या ये नए इलाके पूरी तरह से चीनी संस्कृति में घुल मिल गए? पूरी तरह से नहीं। और यहीं पर वो कई चीन वाली बात फिर सामने आती है। अच्छा। जैसे जैसे चीनी शासकों ने नए क्षेत्रों और लोगों को अपने साम्राज्य में शामिल किया, एक तरफ तो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। चीनियों ने स्थानीय लोगों से कुछ चीजें सीखी और स्थानीय लोगों ने चीनी संस्कृति के तत्व अपनाए। एक तरह का सांस्कृतिक मिश्रण विकसित हुआ। कल्चरल हाइब्रिडिटी जिसे कहते हैं। हाँ, कल्चरल हाइब्रिडिटी। लेकिन साथ ही स्थानीय पहचान और जीवन शैली अक्सर बनी रही। मतलब भले ही वो इलाके बीजिंग या तत्कालीन राजधानी के नियंत्रण में आ गए हों, लोगों का रोजमर्रा का जीवन, उनके रीति रिवाज शायद उतने नहीं बदले। हाँ, कई मामलों में ऐसा ही हुआ। ये एक क्षेत्रीय विविधताएं इतिहासकारों के लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि जो लिखित स्रोत हमारे पास हैं, वो ज्यादातर केंद्रीय सत्ता के नजरिए से लिखे गए हैं। हाँ, ये तो होता है। वे अक्सर स्थानीय भिन्नताओं या केंद्र की नीतियों के प्रति स्थानीय विरोध को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जो ऐतिहासिक रुझान हम पढ़ते हैं, वो शायद चीन के हर कोने में हर समय एक जैसे लागू नहीं होते थे। इस विशाल भूभाग में हमेशा जबरदस्त स्थानीय विविधता मौजूद रही है। अच्छा, तो विस्तार से पहले क्या भूगोल ने ही चीन और उसके पड़ोसियों के बीच एक तरह की प्राकृतिक सीमा तय कर रखी थी? हाँ, काफी हद तक। चीनी सभ्यता का मूल आधार कृषि रहा है। हाँ, खेती। तो चीनी किसान धीरे धीरे उन सभी जमीनों पर फैलते गए जहां खेती संभव थी। इसके लिए उन्होंने अद्भुत इंजीनियरिंग का परिचय दिया। पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेत बनाए। टेरेस फार्मिंग। हाँ, टेरेस फार्मिंग। पानी लाने और ले जाने के लिए नहरें खोदी, नदियों को नियंत्रित करने के लिए विशाल तटबंध खड़े किए और सिंचाई के लिए पानी जमा करने और बाढ़ रोकने के लिए तालाब और खाइयां बनाई। काफी मेहनती काम। बहुत। लेकिन जाहिर है हर जगह खेती नहीं हो सकती थी। हाँ, ये तो है। बिल्कुल। कृषि की अपनी भौगोलिक सीमाएं थीं। ऊंचे दुर्गम पहाड़ और विशाल रेगिस्तान, खासकर उत्तर और पश्चिम में, वो खेती वाले जीवन के विस्तार को रोकते थे। चीन के ठीक उत्तर के जो क्षेत्र हैं, जैसे मंगोलियाई पठार, वहां खेती का मौसम बहुत छोटा होता है, तापमान बहुत कम हो जाता है और मिट्टी भी गहन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो वहां कौन रहता था? इसलिए ये इलाके पारंपरिक रूप से चीनी किसानों के बजाय खानापदोश चरवाहों के घर रहे। अच्छा, नोमैड्स। हाँ, नोमैड्स। और उत्तर पूर्व का क्या? मंचूरिया का इलाका? उत्तरी मंचूरिया का माहौल साइबेरिया जैसा है। जंगल, शिकार और मछली पकड़ना वहां जीवन का आधार था, न कि खेती। अलग ही दुनिया। बिल्कुल। चीन के ठीक उत्तर में विशाल गोबी रेगिस्तान एक प्राकृतिक बाधा था, और उसके पार, जिसे आज हम आंतरिक मंगोलिया और स्वतंत्र मंगोलिया कहते हैं, वहां सदियों से शक्तिशाली खानाबदोश साम्राज्यों का उदय और पतन होता रहा, जिनका चीनी इतिहास पर गहरा असर पड़ा। शिनजियांग का जिक्र पहले हुआ था। वहां की क्या स्थिति थी, मतलब कृषि के लिहाज से? शिनजियांग, जिसे ऐतिहासिक रूप से पूर्वी तुर्किस्तान भी कहा जाता है, वहां तारिम बेसिन के नकलिस्तानों में, मतलब ओएसिस में, शहरी और कृषि जीवन तो था, लेकिन आसपास का ज्यादातर इलाका रेगिस्तानी या पहाड़ी है। ये मध्य एशिया के ज्यादा करीब था। 17वीं 18वीं शताब्दी में जब मांचू शासकों वाले किंग राजवंश ने मंगोलिया और शिनजियांग पर अपना नियंत्रण बढ़ाया, हाँ, आपने बताया था, तब जाकर ये क्षेत्र स्थायी रूप से चीनी साम्राज्य का हिस्सा बने। आधुनिक समय में शिनजियांग का रणनीतिक महत्व और बढ़ गया, क्योंकि वहां तेल, कोयला और अन्य खनिज पदार्थों के बड़े भंडार मिले। अच्छा, संसाधन। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो एक बात तो साफ उभर कर आती है कि चीन की जमीन ने उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी संस्कृति, उसकी राजनीति, यानी उसकी पूरी नियति को एक गहरा आकार दिया है। बिल्कुल। हमने उत्तर और दक्षिण के बीच के बुनियादी फर्क को समझा, प्रकृति की ताकत और मानवीय प्रयासों के बीच निरंतर चलने वाले संघर्ष को देखा। हाँ, वो संघर्ष। और ये भी जाना कि चीन की सीमाएं स्थिर नहीं रही हैं, उनके बदलने से देश के भीतर विविधता और जटिलता बढ़ी है। ये सारी बातें आज के चीन को समझने के लिए एक जरूरी पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। बिल्कुल। और शायद श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हुए, हाँ, जरूर। हमने देखा कि कैसे भूगोल, संसाधनों का वितरण जैसे पानी और प्राकृतिक आपदाओं ने चीन के अतीत को, उसके आंतरिक विभाजनों को और उसके विस्तार के तरीकों को कितनी गहराई से प्रभावित किया है। सोचने वाली बात यह है कि ये गहरी जड़ें जमा चुकी भौगोलिक सच्चाइयां आज 21वीं सदी में तमाम तकनीकी तरक्की के बावजूद चीन की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों, उसकी प्राथमिकताओं और दुनिया के साथ उसके संबंधों को किस तरह से प्रभावित करना जारी रख सकती हैं।